हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, पीपी स्वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। तो अभी ये लास्ट हमने स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ा था। इस पर कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट के एंड नेचुरल लेंथ एल इज कट इनटू टू पार्ट्स ऑफ लेंथ L/3 एंड 2L/3. फाइंड द न्यू फोर्स कांस्टेंट और डिवाइडेड पार्ट्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट जो k होता है वो l के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो l का रेशियो आएगा k का रेशियो से उल्टा आएगा। l का रेशियो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है L1 रेशियो L2 इज इक्वल्स टू L/3 रेशियो 2L/3 यानी 1 रेशियो 2। तो जो K1 रेशियो K2 आना चाहिए वो आंसर में 2 रेशियो 1 आना चाहिए, ये हमें पहले से ही पता है। ओके, अब इसको ट्राई करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं कैसे आएगा। सो इस रिलेशन से वी नो दैट K1 अपॉन K2 विल बी इक्वल्स टू L2 अपॉन L1 और K1 प्लस K2 ये जो है हमारा वो K के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास K की वैल्यू के बराबर होना चाहिए। सो K1 डिवाइड बाई K2 इज इक्वल्स टू L2 कितना है 2L/3 डिवाइडेड बाय 2L/3 डिवाइडेड बाय L/3। सो ये आ गया 2/1। सो ये हो गया K1 इक्वल्स टू 2K2। ठीक है, ये वैल्यू हम प्लेस करते हैं यहाँ पर। सो यहाँ से अपने पास आएगा 3K2 इक्वल्स टू K, यानी K2 इक्वल्स टू K/3 और K1 इक्वल्स टू K1 की वैल्यू यहाँ पर लगा देते हैं 2K/3। ये हमारे पास K1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, two blocks are connected by a spring of natural length 2 meter. Force constant of spring is 200 Newton per meter. Find spring force in the following situations. तो हमें ये डायग्राम दिया हुआ है, ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, बीच में एक स्प्रिंग है और दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ब्लॉक्स के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर। फर्स्ट केस इज इफ ब्लॉक ए एंड बी बोथ आर डिस्प्लेस्ड बाय 0.5 मीटर इन सेम डायरेक्शन। तो हमारे पास स्प्रिंग फोर्स उस केस में कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो दोनों को हमने सेम डायरेक्शन में किया, यानी या तो हमने दोनों को हाँ, तो अगर हमने ए को राइट की तरफ शिफ्ट किया तो बी को भी राइट की तरफ शिफ्ट किया, या ए को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया तो बी को भी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया 0.5 मीटर से। तो उस केस में आंसर क्या आएगा वो चेक करते हैं। अब आप यहाँ से नॉर्मली देख सकते हो, अगर आप ए को 0.5 मीटर राइट की तरफ शिफ्ट करते हो और बी को भी 0.5 मीटर राइट की तरफ शिफ्ट करते हो तो स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 0। कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा क्योंकि रिलेटिव लोगे ना डिस्प्लेसमेंट आप, तो रिलेटिव लोगे तो सेम डायरेक्शन में माइनस करते हैं। तो 0.5 माइनस 0.5 तो एक्स आएगा 0, और जब एक्स 0 है तो स्प्रिंग फोर्स भी 0 आएगा क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स का फॉर्मूला होता है -KX। तो स्प्रिंग फोर्स भी हमारा 0 हो जाएगा पहले केस में। नाउ सेकेंड केस। सो सेकेंड केस में बोला हुआ है कि अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में 0.5 मीटर डिस्प्लेस करें तो क्या होगा। तो रिलेटिव मोशन में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में माइनस करते हैं, अपोजिट में प्लस करते हैं। सो अपोजिट डायरेक्शन में नेट हमारा डिस्प्लेसमेंट जो आएगा, एक्सटेंशन जो आएगा स्प्रिंग के अंदर, अगर आप ए और बी को अवे फ्रॉम ईच अदर मूव कराते हो तो वहाँ पे वो एक्सटेंशन होगा, और टुवर्ड्स ईच अदर मूव कराते हो तो वो कंप्रेशन होगा। तो दोनों केसेस में एक्स नेट जो आएगा वो 0.5 प्लस 0.5 यानी 1 मीटर ही होगा। चाहे कोई भी केस लो, एक्सटेंशन का लो चाहे कंप्रेशन का लो, सेम वैल्यू आएगी। एंड हैंस एफ इक्वल्स टू -KX, और के की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दी हुई है 200, तो -200 इंटू 1 यानी -200 न्यूटन। ये दूसरे केस का आंसर आएगा। ठीक है, चाहे वो कंप्रेशन के लिए लोगे या एक्सटेंशन के लिए लोगे, सेम आंसर है। ठीक, ये हो गया अपने पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ सेम मास m attached with a light spring are suspended by a string as shown in figure. Full stop. Find the acceleration of block A and B. Acceleration of block A and B just after the string is cut. ओके, और डायग्राम है इसका ये, सीलिंग
से एक स्ट्रिंग अटैच्ड है, उससे एक ब्लॉक अटैच्ड है, फिर उससे एक स्प्रिंग अटैच्ड है और देन अगेन वन मोर ब्लॉक। दोनों ब्लॉक्स का मास जो है वो सेम है। और ये डायग्राम है हमारे पास, ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, टू ब्लॉक्स ए एंड बी सेम मास एम अटैच्ड विद अ लाइट स्प्रिंग सॉरी, तो मासलेस स्प्रिंग है, आर सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। सॉल्यूशन देखते हैं। तो जैसे ही हम स्ट्रिंग को कट करेंगे उसी इंस्टेंट पे हमें ये निकालना है। तो जैसे ही स्ट्रिंग कट हो जाएगी वैसे ही उस स्ट्रिंग में टेंशन जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। जैसे ही स्ट्रिंग को कट करेंगे टेंशन ज़ीरो हो जाएगी स्ट्रिंग में, क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन क्यों आ रही है, नीचे वाले वेट से। तो कट कर दोगे नीचे वाला वेट उससे कनेक्टेड नहीं रहेगा, हैंस टेंशन इन स्ट्रिंग विल बी ज़ीरो, ठीक है। बट जस्ट एट द मोमेंट when string is cut, जो स्प्रिंग है वो रीसेट नहीं होगी। स्प्रिंग को रीसेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर जस्ट उसी मोमेंट की हम बात कर रहे हैं तो स्प्रिंग जो है सॉरी वो रीसेट नहीं होगी। स्प्रिंग विल बी सेम एज बिफोर it takes a little time to reset, ठीक है। तो जस्ट उसी मोमेंट पे जब हमने स्ट्रिंग को कट किया तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, स्प्रिंग जैसे थी वैसे ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है स्प्रिंग को रीसेट होने में। तो उस केस में इसका एबीडी बनाते हैं ए ब्लॉक का। तो ए ब्लॉक का एबीडी होगा, नीचे इसका वेट mg, ऊपर इसमें ए ब्लॉक में ऊपर कोई फोर्स नहीं है, ज़ीरो फोर्स है ऊपर, और ठीक है ये mg हो गया, ओके mg, हाँ। और नीचे एक स्प्रिंग का जो फोर्स है वो भी लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स जो कि kx होता है, स्प्रिंग फोर्स भी काम कर रहा है। और एक्सेलरेशन ये नीचे की तरफ आएगा, जब स्ट्रिंग कट हो जाएगी तो नीचे की तरफ आएगा फाइनली, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगी। सपोज एक्सेलरेशन ए है तो उसकी वजह से एक स्यूडो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ एफ। तो इस केस में एफ पी इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा mg प्लस के एक्स, इक्वेशन नंबर 1। ये ए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब बी ब्लॉक का बनाते हैं। सो बी ब्लॉक के लिए चेक करो कौन कौन से फोर्सेज हैं। एक तो इसका वेट होगा नीचे ऑब्वियसली mg, और ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगेगा, स्प्रिंग ऊपर है, kx ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स हो गया ऊपर की तरफ। और जैसे ही स्ट्रिंग कट हुई है उस टाइम पे बी ब्लॉक मूव नहीं करेगा, पहले ए ब्लॉक मूव करना स्टार्ट करेगा, बी ब्लॉक तब तक मूव नहीं करेगा। तो बी ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन होगी ज़ीरो। तो एक्सेलरेशन ज़ीरो बी ब्लॉक की मोमेंटरीली, तो यहाँ पे kx इक्वल्स टू mg आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम प्लेस कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ से एफ पी यानी मास ऑफ ए ब्लॉक इज़ m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक इज़ a इक्वल्स टू mg प्लस kx की वैल्यू ऑल्सो mg, तो ये हो गया 2mg। तो m से m कैंसिल आउट, a इक्वल्स टू आ गया 2g। सो ए ब्लॉक की एक्सेलरेशन होगी 2g और बी ब्लॉक की एक्सेलरेशन होगी 0 व्हेन द स्ट्रिंग इज जस्ट कट। तो बिल्कुल उसी टाइम पे जब स्ट्रिंग कट हुई है। और हाँ डायरेक्शन वो देख लेते हैं। ए ब्लॉक की जो हाँ ऑब्वियसली डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, नीचे की तरफ जाएगा ग्रेविटी की वजह से, और बी ब्लॉक की 0 होगी। कुछ टाइम के बाद जब स्प्रिंग रीसेट हो जाएगी तो बी ब्लॉक भी मूव करने लगेगा और बी ब्लॉक के पास भी एक्सेलरेशन आ जाएगी। ओके, तो ये हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज एक डिवाइस है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। दैट डिवाइस इज़ नोन एज स्प्रिंग बैलेंस। तो ये मास मेजरिंग या वेट मेजरिंग डिवाइस होती है, जिससे हम किसी भी चीज़ का वेट मेज़र करते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड शेप होता है कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। बीच में एक स्केल लगा होता है जहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। तो इस टाइप की एक डिवाइस होती है जहाँ पे एक नीचे हुक होता है, हुक से हम मास को अटैच करते हैं जिसका भी हमें वेट मेज़र करना है। तो जैसे सपोज ये m मास है, इसका हमें वेट मेज़र करना है। और ये स्प्रिंग बैलेंस डिवाइस है, स्प्रिंग बैलेंस, और ये मास है जिसका हमें वेट मेज़र करना है, वो लगा हुआ है। ठीक है, तो स्प्रिंग में जो टेंशन जनरेट होगी वो इस वेट के बराबर होती है, वो टेंशन स्प्रिंग फोर्स के बराबर होता है। तो हम ऐसी स्प्रिंग लगाते हैं जिसका हमें फोर्स कांस्टेंट इसके अकॉर्डिंग लगाना होता है। यहाँ पे kx जो x आएगा वो यहाँ से मैनेज हो जाएगा। तो mg इक्वल्स टू kx ऐसे करके
ये यहाँ से के की वैल्यू हमें पता होती है, वहाँ से हम एम निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू हम मेज़र कर सकते हैं स्प्रिंग बैलेंस में, के की वैल्यू हमें पहले से पता होती है, जी की वैल्यू हमें पहले से पता होती है, और एक्स की वैल्यू हमें मेज़र हो जाती है, वो खिंचता है, उसकी वजह से वहाँ से हम एम निकाल सकते हैं। तो एम यहाँ से क्या आएगा, के एक्स डिवाइड बाय जी। तो के एक्स और जी सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं, उसकी वजह से एम आ जाता है। तो ऐसे ये एक स्प्रिंग बैलेंस काम करता है। क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 20 kg is suspended through two light spring balances. हाँ, ऑब्वियसली आइडियल केस में स्प्रिंग बैलेंस का खुद का वेट नेग्लिजिबल होना चाहिए, ताकि उसकी वजह से कोई इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि अगर हमारे पास स्प्रिंग का वेट होगा, मास होगा, या स्ट्रिंग का मास होगा, तो उसकी वजह से टेंशन चेंज हो जाती है डिफरेंट पोजीशंस पर, तो हमें राइट रीडिंग नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए हम आइडियल केस में इसको मासलेस अज्यूम कर रहे हैं। सो लाइट स्प्रिंग बैलेंसेज एज शोन इन फिगर। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, रीडिंग of spring balance 1 और सेकेंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस 2। दोनों स्प्रिंग बैलेंस की हमें रीडिंग निकालनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, डायग्राम इसका कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ये फर्स्ट स्प्रिंग बैलेंस, ये इसका हुक, और इसके हुक से दूसरा स्प्रिंग बैलेंस कनेक्टेड है, और दूसरे स्प्रिंग बैलेंस के हुक से एक मास कनेक्टेड है, ब्लॉक, जिसका मास है 20 kg। ओके, तो ये डायग्राम है इसका, ये स्प्रिंग बैलेंस 1, ये स्प्रिंग बैलेंस 2, ये डायग्राम। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। अगर दोनों का मास 0 है, स्प्रिंग बैलेंसेस बहुत लाइट हैं, दोनों का मास 0 है, सो टेंशन पूरे सेक्शन में सेम रहेगी, टेंशन विल बी सेम। तो अगर पूरे सेक्शन में टेंशन सेम रहेगी, तो उसका मतलब 20 kg का ब्लॉक डायग्राम बनाओगे तो 20 kg का वेट नीचे की तरफ 20g, और ऊपर टेंशन T सेम रहेगा, यानी T इक्वल्स टू 20g आएगा। 20g का मतलब g की वैल्यू 10 ले लें अगर, तो 200 न्यूटन। तो टेंशन पूरे सेक्शन में 200 न्यूटन ही रहेगी, यानी स्प्रिंग बैलेंस 1 भी 200 मेज़र करेगा और स्प्रिंग बैलेंस 2 भी 200 मेज़र करेगा, यानी दोनों सेक्शन के लिए, दोनों केसेस के लिए आंसर 200 न्यूटन ही आएगा। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। अगर इनका मास होता तो वो डिफरेंट मेज़र करेंगे, उस केस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर मास है स्प्रिंग के पास या स्ट्रिंग के पास, तो हमें पता है कि हर पॉइंट पे जो टेंशन आती है वो डिफरेंट हो जाती है उसके मास की वजह से। तो वो भी हम निकालना सीख चुके हैं, पहले हमने उसके क्वेश्चंस ऑलरेडी किए हुए हैं। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एटवुड्स मशीन। बेसिकली जो पुली वाली मशीन्स होती हैं उसके क्वेश्चंस हमें लगाने हैं। तो इसमें फर्स्ट टाइप का मशीन देखते हैं। इसमें एक सीलिंग से हम एक पुली अटैच कर देते हैं, और इसके दोनों साइड ब्लॉक्स लगे हैं, एक M1 ब्लॉक का और एक M2 ब्लॉक का। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज़ दिस कि अगर पुली मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है, पुली इज़ massless and frictionless, तो अगर M1 M2 इक्वल है तो कोई मोशन नहीं होगा, पूरा सिस्टम स्टेशनरी रहेगा। लेकिन अगर एक भी मास थोड़ा सा ज़्यादा है दूसरे मास से, तो वहाँ पे मोशन स्टार्ट हो जाएगा हैवी मास की तरफ। ओके, तो ये लॉजिकल है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। अगर इसमें फ्रिक्शन हो तो फिर ऐसा नहीं होगा। अगर फ्रिक्शन होगा तो M1 M2 की वैल्यू अगर डिफरेंट भी है तो एक बहुत कम चेंज पर मोशन हो सकता है, पॉसिबल ना हो, इक्विलिब्रियम तब भी रहे, क्योंकि फ्रिक्शन को बैलेंस करना होता है। तो फ्रिक्शन जब चैप्टर आएगा तो उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमें आइडियल कंडीशन लेनी है। आइडियल कंडीशन में पुली जो है वो मासलेस होती है और फ्रिक्शनलेस होती है। तो उस केस में थोड़ा सा भी अगर एक मास ज़्यादा है तो उसकी वजह से मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सपोज़ यहाँ पे M1 इज़ ग्रेटर देन M2, कुछ भी ले सकते हो आप, मैंने M1 ग्रेटर देन M2 ले लिया। तो पहले तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो अगर M1 ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन M1 की तरफ होगी, और पूरे सिस्टम में एक्सेलरेशन सेम रहेगी क्योंकि मासलेस है सब कुछ, आइडियल कंडीशन है।
तो पूरे सिस्टम में एक्सेलरेशन सेम रहेगी। तो m1 नीचे की तरफ आ रहा है तो m2 ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन सेम एक्सेलरेशन से। ओके, अब इनका वैल्यू निकालते हैं। और टेंशन यहाँ पे सपोज स्ट्रिंग में ये t है और इस ऊपर वाली स्ट्रिंग में टेंशन है t'। सारी चीज़ें हमें निकालनी है। तो पहले हम m1 ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो m1 ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या फोर्सेज होंगे हमारे पास? एक तो नीचे की तरफ इसका वेट m1g, ऊपर की तरफ टेंशन t, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन जो है उसकी वजह से एक स्यूडो फोर्स ऊपर की तरफ। तो यहाँ से t प्लस एफ पी इक्वल्स टू आ जाएगा m1g। और स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, m इंटू ए। तो मास ब्लॉक का जो हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया वो m1 है और एक्सेलरेशन उस ब्लॉक की a है। तो ये आ गया t प्लस m1a इक्वल्स टू m1g। तो यहाँ से t इक्वल्स टू आ गया m1g माइनस m1a, क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया। नाउ सेकंड ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। तो सेकंड ब्लॉक है m2, तो इसमें फोर्सेज होंगे नीचे की तरफ इसका वेट m2g, ऊपर की तरफ टेंशन, क्योंकि टेंशन हमेशा पुल करती है तो पुलिंग की तरफ लगाना होता है हमें, और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो इसकी वजह से स्यूडो फोर्स नीचे की तरफ। स्यूडो फोर्स की वैल्यू मास ब्लॉक का जिसका आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया वो m2 है और एक्सेलरेशन उस ब्लॉक की m2a है। तो इसकी इक्वेशन बनाओगे तो नीचे की तरफ का टोटल फोर्स है m2g प्लस एफ पी, और ऊपर की तरफ का टोटल फोर्स है टेंशन t। तो यहाँ से आ गया m2g प्लस एफ पी का फॉर्मूला m2a इक्वल्स टू टेंशन, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 से जो टेंशन की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 2 में प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ से आएगा m2g प्लस m2a इक्वल्स टू m1g माइनस m1a। एक्सेलरेशन वाले टर्म्स को एक तरफ लेके आते हैं और g वाले टर्म्स को एक तरफ लेके जाते हैं। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा m2a प्लस m1a इक्वल्स टू m1g माइनस m2g। कॉमन आ जाएगा यहाँ से m2 प्लस m1 और a कॉमन, यहाँ से g कॉमन आ जाएगा और m1 माइनस m2 बचेगा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू g। ये हमारे पास एक्सेलरेशन इस सिस्टम का फॉर्मूला आ गया, एक्सेलरेशन आ गई। अब इस एक्सेलरेशन को या तो इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में कहीं पर भी लगा दो, हमारे पास टेंशन आ जाएगी। तो सपोज इसे हम 2 में प्लेस करते हैं, 3 वाली वैल्यू को 2 में प्लेस करते हैं। तो यहाँ से m2g प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू g इक्वल्स टू टेंशन। सो टेंशन यहाँ से सॉल्व करो, m2g कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। एलसीएम ले लो इसका, m2g एलसीएम आएगा m1 प्लस m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो m2 से m2 कैंसिल आउट। सो यहाँ से टेंशन t इक्वल्स टू m2g, ब्रैकेट में बचा m1 प्लस m1 यानी 2m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सो ये टेंशन t इक्वल्स टू आ गया 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये इस केस के लिए टेंशन का फॉर्मूला आ गया फोर्थ। लेकिन याद रखना ये फॉर्मूला जो निकल के आया है सिर्फ इसी केस के लिए लगेगा, सिर्फ इस डायग्राम के लिए लगेगा। डायग्राम से याद रखना इस केस के लिए ही फॉर्मूला एप्लीकेबल है। एफबीडी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन जो फॉर्मूला हमने एक्सेलरेशन के और टेंशन के निकाले हैं वो सिर्फ इसी केस के लिए हैं। अगर कोई दूसरा केस है तो उसके लिए दूसरे फॉर्मूले आएंगे। तो आपको बस एफबीडी का प्रोसेस आना चाहिए। एफबीडी से आप किसी भी केस का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूले निकाल सकते हो। अब हमने टी निकाल दिया, ए निकाल दिया, अब हमें टी डैश निकालना है। तो टी डैश के लिए हमें पुली का फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी बनाना पड़ेगा। तो पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सो पुली के लिए मैंने ये पुली बना दी। अब इसमें कितने फोर्सेज हैं? ऊपर की तरफ एक टेंशन टी डैश लग रही है, इसके अलावा इसे 2 वायर नीचे खींच रही हैं, एक इधर से खींच रही है, एक इधर से खींच रही है। तो इधर से जो वायर खींच रही है उसमें टेंशन टी है और इधर से जो वायर खींच रही है उसमें भी टेंशन टी है, और ये पुली मूव नहीं कर रही, तो पुली का एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। तो यहाँ से टी डैश इक्वल्स टू आ जाएगा टी प्लस टी यानी 2 इंटू टी। तो आंसर इसका आ जाएगा 4m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो टी डैश की वैल्यू इस केस में ये आ गई, क्वेश्चन नंबर 5। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए यानी इस डायग्राम के लिए हमने सारी चीज़ें जो हमें पूछी जा सकती हैं हमने निकाल दी हैं। ठीक है, अगर कोई और केस दिया है इसमें मल्टीपल ब्लॉक्स हैं तो भी आपको करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ही आना चाहिए। एफबीडी बेसिकली सबसे होली ग्रेल है इस टाइप के क्वेश्चंस का, आप कोई भी क्वेश्चन उससे सॉल्व कर सकते हो अगर एफबीडी की प्रोसेस आपको पता है तो एफबीडी की प्रैक्टिस आपको करनी है। तो जैसे मैंने ये डेरिवेशन कराया, ये डेरिवेशन आपको खुद करके देखना है, सिर्फ आपको नोट नहीं करना है। आप इसको एक्चुअली नोट करना ही नहीं, मैंने जो किया वहाँ से आप देख लो एक बार मैंने कैसे किया है, मैंने वैसे सेशंस में भी समझाया हुआ है।
और फिर बस डायग्राम बना के अपने आप पूरा डेरिवेशन सॉल्व करने की कोशिश करो, अपने आप ही इसको करना है आपको, चाहे कितना भी टाइम लगे। ओके, अब ये फर्स्ट केस में क्या था कि यहाँ पे सपोज इस फर्स्ट केस का भी मैंने एक फ़र्स्ट केस लिया है जिसमें ये सिस्टम रेस्ट में था, सिस्टम की एक्सेलरेशन ज़ीरो थी, तो या तो ये रेस्ट में था या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर या नीचे मूव कर रहा था, इन तीनों केसेस में। यानी क्या, एक्सेलरेशन ज़ीरो होनी चाहिए, या तो ये सिस्टम रेस्ट में है, या ये सिस्टम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, या ये सिस्टम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। इन तीनों केसेस में ये आंसर हमारे पास आएंगे। लेकिन अगर ये सिस्टम किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो क्या होगा, हमें वो देखना है फिर। तो अब वो देखते हैं, इसका सेकेंड, इसी केस का अगला पार्ट है। तो ये फर्स्ट केस का बी पार्ट, सिस्टम मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए नॉट अपवर्ड्स। तो पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये पुली थी हमारे पास, दो ब्लॉक्स थे M1 एंड M2, और ये पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इस केस में क्या होगा, ठीक है। तो आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के फिर दोबारा सॉल्व कर सकते हो सारी चीज़ें, उससे आंसर आ जाएगा ऑब्वियसली। ए नॉट एक्सेलरेशन है, तो वो आपको होमवर्क में करना है, पूरा प्रोसेस का दोबारा से लगाना होमवर्क में करना है। मैं इसका डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ आपको। अगर हमारे जो ग्रेविटी वाली एक्सेलरेशन होती है नीचे की तरफ लगती है, ठीक है, तो आप अगर ऊपर की तरफ जा रहे हो तो जो नेट एक्सेलरेशन है, रिलेटिव लेना होता है बेसिकली, हमें यहाँ पर रिलेटिव मोशन वाला कंसेप्ट लगाना होता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट में क्या होता है कि रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट में कि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, अगर वो अपोजिट में है तो हम प्लस कर देते हैं, अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगी, रिलेटिव एक्सेलरेशन यहाँ पे होगी g प्लस ए नॉट, नीचे की डायरेक्शन में g प्लस ए नॉट एक्सेलरेशन होगी। और कैसे आई है ये हमने रिलेटिव मोशन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अपोजिट में प्लस करते हैं, सेम डायरेक्शन में माइनस करते हैं। तो हमें g की जगह पे g प्लस ए नॉट लगाना है, बस हर जगह पे हमारे फॉर्मूले आ जाएंगे। तो जो फॉर्मूले हमने निकाले थे ऑलरेडी उन्हीं को मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ यहाँ पे, पूरा दोबारा सॉल्व नहीं करता, वो टाइम वेस्ट है, आप खुद करना उसे प्रैक्टिस के लिए। और इस केस को भी पूरा फ्री बॉडी डायग्राम से सॉल्व करने की कोशिश करना। अदरवाइज सिमिलरली आप बस ये लॉजिक इसमें लगा सकते हो रिलेटिव एक्सेलरेशन का, और वहाँ से सारे आंसर डायरेक्टली आ जाएंगे। तो हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वहाँ पे निकाला था m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी, ठीक है। तो m1 और m2 में तो कोई चेंज नहीं आया है, बस हमारा जो g की वैल्यू है इफेक्टिव वो चेंज हो गई है। तो रिलेटिव ये g इफेक्टिव आ गया हमारा, रिलेटिव g, तो ये यहाँ पे g इफेक्टिव आएगा। तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और g इफेक्टिव है हमारे पास g प्लस ए नॉट। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। और टेंशन का फॉर्मूला था ओरिजिनल 2m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और यहाँ पे g इफेक्टिव आएगा। तो g इफेक्टिव की वैल्यू लगा देते हैं, तो टेंशन आ जाएगी 2m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और ये g इफेक्टिव है g प्लस ए नॉट। ये हमारे पास टेंशन t आ गई वायर में, इस वायर में। अब ऐसे ही हम इस वायर की टेंशन भी t डैश निकाल सकते हैं। तो t डैश में बस 2 की जगह 4 कर देना है, तो t डैश आ जाएगा 4m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 g प्लस ए नॉट। ये हमारे पास t डैश आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो ये दूसरा सेक्शन हो गया। अब तीसरा सेक्शन, इसका तीसरा पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। इस पार्ट में ऑब्वियसली क्या करेंगे हम कि होल सिस्टम इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए नॉट डाउनवर्ड्स। होल सिस्टम इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए नॉट डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो ये आ गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए नॉट डाउनवर्ड्स। तो ये पूरा सिस्टम वही है पहले की तरह, m1 ब्लॉक m2 ब्लॉक, लेकिन ये अब ये नीचे ए नॉट एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आ रहा है। तो इस केस में ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है, तो सेम डायरेक्शन में हो, अगर सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो रिलेटिव मोशन में क्या करेंगे हम, इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो नेट एक्सेलरेशन जो आएगी नीचे की तरफ ग्रेविटी, यानी जी इफेक्टिव रिलेटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो हो जाएगी हमारे पास g माइनस ए नॉट। अब माइनस कर देंगे तो अब हमारे पास क्या सिमिलरली फॉर्मूले आ जाएंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएगा
m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 g माइनस ए नॉट, और टेंशन का फॉर्मूला आएगा 2m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 g माइनस ए नॉट, और टी डैश का फॉर्मूला आएगा 4m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 g माइनस ए नॉट। तो ये हमारे पास 3 फॉर्मूले इस केस के लिए आएंगे। हर जगह पे यही करना है आपको। अगर पूरा सिस्टम किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो हमें रिलेटिव एक्सेलरेशन ले लेनी है बस, और रिलेटिव एक्सेलरेशन का फंडा क्या है, बस सेम डायरेक्शन में माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस, बस इतना चेंज करना होता है हमें। ओके।